Hello students, welcome to E-class of data structure. My name is Sunita Arora and presently I am working as Associate Professor of Computer Science at Dr. B.R. Ambedkar Government College, कैथल। आज की डाटा स्ट्रक्चर की क्लास में जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। कंप्यूटर्स जैसे कि हमें पता है कि वो सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा को ही नहीं डील करते बल्कि बहुत सी बार नॉन न्यूमेरिक डाटा की प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ किए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नॉन न्यूमेरिक डाटा जिसको हम टेक्स्ट डाटा भी कह देते हैं, जैसे हम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग करते हैं, टेक्स्ट एंटर करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो जिसको हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो कैसे जो वो टेक्सचुअल डाटा है उसको कंप्यूटर्स कैसे स्टोर करते हैं, उनके ऊपर जो हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो कुछ ये जो बातें हैं ये सब किसके अंडर आती हैं? वर्ड प्रोसेसिंग, या उसी का ही एक नाम है स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, जो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि स्ट्रिंग कहते किसको हैं। स्ट्रिंग मतलब एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे यहाँ लिखा है फाइनाइट सीक्वेंस एस ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स, यानी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी, किसमें स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा, बट फाइनाइट होना चाहिए। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखी है हैप्पी लर्निंग, हेलो, तो हैप्पी लर्निंग और साथ में क्या लगाए हैं, सिंगल कोट्स। ये सिंगल कोट्स किस लिए? ये स्टैंडर्ड नोटेशन है स्ट्रिंग को राइट करने के लिए। कुछ जगह पे डबल कोट्स यूज किए जाते हैं, कुछ जगह पे सिंगल कोट्स। तो ऐसे ही एक और स्ट्रिंग है हेलो, हैव अ गुड डे। फिर हमने एक और स्ट्रिंग ली है जिसमें सिर्फ कोट्स ही दिखाई दे रहे हैं। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट इज लेंथ। लेंथ क्या है? कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, वो उसकी लेंथ कहलाता है। जैसे हमने जो स्ट्रिंग्स ली हैं, अगर हम इनकी लेंथ कैलकुलेट करें तो ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है हैप्पी लर्निंग, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं इनको हम काउंट कर देंगे। तो काउंट करके लेंथ कितनी आ गई? 14। यहाँ पे हमने क्या ध्यान रखना है, जो कोड्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करना लेंथ गिनते हुए। हाँ, अगर बीच में कोई ब्लैंक स्पेस है जैसे कि यहाँ पे है तो वो लेंथ में काउंट होगा। ऐसे जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है हेलो, उसकी लेंथ है 5, फिर नेक्स्ट 15। और ये देखिए ये किसका एग्जाम्पल है? 0 लेंथ स्ट्रिंग का। यानी हमने बताया था कि जो स्ट्रिंग है उसमें 0 भी हो सकते हैं कैरेक्टर, तो हमने कोट शुरू किया, बंद कर दिया, यानी विदाउट एनी कैरेक्टर, तो वो 0 लेंथ की हो गई। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ऐसे लग रहा है कि कोई कैरेक्टर नहीं है, बट ब्लैंक स्पेसेस जैसे कि बताया कैरेक्टर में काउंट होते हैं। तो अगर 3 ब्लैंक स्पेसेस लगे हैं तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 3। और एम्प्टी या नल स्ट्रिंग किसको कहते हैं? अगर किसी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 0 है तो हम उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी स्ट्रिंग। जैसे हमने ये एग्जांपल देखा था कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगली बात करते हैं, वो है स्टोरिंग स्ट्रिंग्स। ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टेक्सचुअल डाटा है, इसको कैसे कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है? तो 3 मेथड्स हैं, रिकॉर्ड ओरिएंटेड फिक्स लेंथ स्टोरेज, then variable length structure with fixed maximum, third is linked structure। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्ड ओरिएंटेड फिक्स लेंथ स्टोरेज की। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए देखें, सी प्रोग्राम रीड एक्स वाई एक टेक्सचुअल डाटा राइट किया हुआ है। इसमें जो हर लाइन ऑफ टेक्स्ट है उसको एक रिकॉर्ड की तरह से व्यू किया जाता है और हर एक रिकॉर्ड को एक फिक्स्ड एरिया देना है स्टोर करने के लिए। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया उसमें हम क्या कर रहे हैं, हर रिकॉर्ड को कितने लेंथ दे रहे हैं? 80 कैरेक्टर्स की। तो उस हिसाब से फर्स्ट रिकॉर्ड कहाँ बिगिन कर रहा है? 200 पे, नेक्स्ट 280 पे, नेक्स्ट 360 पे। और रिकॉर्ड है क्या? Each line of print is viewed as a record। जैसे हमने पहले लेक्चर्स में किया था, जो रिकॉर्ड होता है तो इसमें हर लाइन ऑफ प्रिंट एक रिकॉर्ड की तरह देखी जाएगी और उसके लिए जो रिकॉर्ड के लिए स्पेस बना हुआ है उसमें हम इसको स्टोर करेंगे। अब हम इसमें देखें तो क्या है, हर एक रिकॉर्ड की लेंथ जो है वो सेम है। यहाँ एग्जाम्पल में हमने लिए हैं 80। और अब इसमें अगर कोई जो स्ट्रिंग है सी प्रोग्राम, जैसे इसमें तो इतने ही कैरेक्टर्स हैं, 80 तो नहीं है, तो क्या होगा, जो बाकी की जगह है उस पर क्या आ जाएंगे? स्पेसेस
इंसर्ट कर देगा कंप्यूटर। अब देखते हैं कि इस मेथड के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। देखो एडवांटेज तो ये है कि कंपाइल टाइम पे ही मुझे पता है कि हर रिकॉर्ड की लोकेशन क्या है, क्योंकि फिक्स्ड मैक्सिमम है और लोकेशन भी फिक्स्ड है। तो इस जो मेथड में रिकॉर्ड को एक्सेस करना काफ़ी इजी रहता है। और दूसरा एडवांटेज क्या है, डाटा को अपडेट करना बड़ा इजी है, क्योंकि अपडेट करना मीन्स अगर मुझे रिकॉर्ड के अंदर कुछ इंसर्ट डिलीट करना है तो मेरे पास स्पेस तो अवेलेबल होता ही है, उसमें लास्ट में 80 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, तो फिर वहाँ पे अगर मैं डाटा में कुछ चेंज भी करती हूँ तो मेरे जो बाकी के रिकॉर्ड्स हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, हमने देखा था कि अगर मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर भी हैं तो यूज़ कितने होंगे, पूरे के पूरे 80। अब कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि मेरी स्ट्रिंग वहीं 10 पे एंड हो रही है या कुछ ब्लैंक स्पेसेस के बाद कुछ और भी काम का है। तो यानी हर बार जब डाटा रीड करने लगेगा कंप्यूटर, फर्स्ट लोकेशन से स्कैन करना शुरू करेगा और पूरे 80 कैरेक्टर स्कैन करने पड़ेंगे। अगर इनएसेंशियल ब्लैंक स्पेसेस हैं लास्ट में तो उनको भी रीड करना पड़ेगा। तो टाइम क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है इनएसेंशियल ब्लैंक स्पेसेस को भी रीड करने में। सेकंड क्या है कि कुछ एक रिकॉर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत हो, हमने तो एक फिक्स मैक्सिमम रख लिया 80 कैरेक्टर्स का, ये एक डिसएडवांटेज है। और तीसरा क्या है, जब करेक्शन करते हैं हम कोई डाटा के अंदर, सपोज एक रिकॉर्ड में करेक्शन करी, मैंने लिखा था सी प्रोग्राम, तो मुझे अब PROG के बाद कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐसा इंसर्ट करना है, तो जो मेरे सारे के सारे करेक्टर्स होंगे बाद के, जी के बाद मुझे जो इंसर्ट करना है, तो जितने भी करेक्टर्स होंगे उन सब की लोकेशन क्या करनी पड़ेगी, शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो यानी अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है अपडेशन का जिसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स ओरिजिनल से कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में सारे डाटा की जो है वो मूवमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो ये डिसएडवांटेजेस है। तो अब हम सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड जो है डाटा को स्टोर करने का, उसका नाम है फिक्स्ड लेंथ स्टोरेज, वेरिएबल लेंथ स्टोरेज विद फिक्स्ड मैक्सिमा। यानी अब है तो वही स्कीम जिसमें हम जो फिक्स्ड लेंथ है वो ही रख रहे हैं, जिसमें जो मैक्सिमम लेंथ है वो फिक्स्ड है, बट अब हम वो जो एक डिसएडवांटेज था उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे डाटा को रीड ना करना पड़े, किसी तरीके से हमें पहले से ही पता हो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ कैसी है, कितनी है। और कई बार ऑपरेशंस में भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ पहले से नोन होनी चाहिए। तो अगर मुझे पता होगा कि मेरा जो काम का डाटा ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो 10 या 15 या 20 कैरेक्टर्स की है तो मैं 20 कैरेक्टर्स तक ही रीड करूंगी। तो क्या स्कीम रहेगी इसमें, दो मेथड हो सकते हैं इसमें जब हम वेरिएबल लेंथ स्टोरेज यूज करते हैं विद फिक्स्ड मैक्सिमा। दो मेथड कौन कौन से, एक मेथड में तो हमने एंड में जहां पे भी स्ट्रिंग खत्म हो रही है वहां हम किसी तरह का मार्कर एक इंसर्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे कौन सा मार्कर है, $2, तो ये यहाँ पे जहाँ पे भी ये $2 आ जाएंगे दैट मीन्स अब आगे इसको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने जो है वेरिएबल लेंथ स्टोरेज कर दी इस तरीके से। अब दूसरी स्कीम में हम क्या करते हैं, एक एरे मेंटेन करी हुई है जिसमें पॉइंटर्स हैं और साथ में क्या है जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ लिखी हुई है कि ये 55 कैरेक्टर्स की है। तो कंप्यूटर जब इसको एक्सेस करने लगेगा, रीड करने लगेगा, तो यहाँ से पता है कि 55 कैरेक्टर्स तक का डाटा रीड करना है, उसके बाद की लोकेशन स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ क्या किया, जितने भी रिकॉर्ड हैं सबकी लेंथ रख ली साथ में और साथ में क्या रख लिए, पॉइंटर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी पिछली स्कीम थी उसका एडवांटेज भी ले रहे हैं और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं सेकेंड मेथड में। अब ये वाली स्कीम देख के माइंड में ये आता है कि अगर हमने मार्कर बीच में पुट कर ही दिया तो क्यों ना नेक्स्ट रिकॉर्ड को यहीं पे ही स्टार्ट कर दें, तो हमारा स्पेस जो है वो सेव हो जाएगा। जैसे मेरा ये ऑर्डर तक अगर फर्स्ट रिकॉर्ड खत्म हुआ और मेरे पास यहाँ पे स्पेसेस हैं रखने के, तो सेकंड रिकॉर्ड को फिर हम वही 280 कैरेक्टर नेक्स्ट से क्यों शुरू करें, यहाँ पे मार्कर लगाएं, अगला रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे, और ऐसे कंटिन्यू स्टोर कर सकते हैं। या फिर अगर हम पॉइंटर वाला मेथड भी अडॉप्ट करते हैं तो मेरे पास जो है वो पॉइंटर होना चाहिए कि यहाँ मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड एंड हो रहा है, पॉइंटर है क्या, एक एड्रेस ही तो है, तो यहाँ जो जिस एड्रेस पे ये खत्म हो रहा है वो लोकेशन यहाँ पे गिवन हो और जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है उस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये जो सेकंड रिकॉर्ड है ये जहाँ पे भी खत्म हो रहा है वो पॉइंटर मेरे पास रखा हो। इससे होगा क्या, मेरा स्पेस सेव होगा।
ये बिल्कुल ठीक है कि स्कीम से स्पेस जो है वो सेव होता है, और हम इसको यूज़ करते भी हैं जब हम डाटा को सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर करते हैं, जहाँ पे जो हमारा डाटा है वो रिलेटिवली परमानेंट है, उसमें अगर कम चेंजेस रिक्वायर्ड है, इतना फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं होता, वहाँ इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ये मेथड अडॉप्ट करते हैं तो जो टाइम लगता है डाटा को एक्सेस करने में वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो वही टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ आ गया, हम अगर स्पेस रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो टाइम ऑफ एक्सेस जो है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए ये मेथड जब हम डाटा को प्राइमरी मेमोरी में डील कर रहे हैं, ये वाला मेथड यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड इज लिंक्ड स्टोरेज। जब हम वर्ड प्रोसेसिंग की या स्ट्रिंग प्रोसेसिंग की बात करते हैं टेक्सचुअल डाटा की, तो हमें बहुत ज़्यादा इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशंस करनी पड़ती हैं, डाटा में चेंज करना पड़ता है, कभी नया वर्ड इंसर्ट करना है, कभी डिलीट करना है, तो जो हमारी स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो बदलती रहती है। तो अब तक जो हमने स्कीम करी है वो इसको, जो मेथड्स हमने स्टोरेज के किए हैं वो इन ऑपरेशंस को ईजिली अडॉप्ट नहीं कर पाते, उसके लिए एफिशिएंट नहीं रहते। इसीलिए प्राइमरीली कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग स्टोरेज के लिए? वो है लिंक्ड स्टोरेज। लिंक्ड स्टोरेज में क्या करते हैं, एक एक करेक्टर को हमने एक लोकेशन दे दी, या कुछ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को एक लोकेशन दे दी, वहाँ पे उसको स्टोर किया, फिर अगले जो करेक्टर्स कहाँ पे हैं स्ट्रिंग के जो पार्ट, उसको नेक्स्ट लोकेशन पे रखा और वो एड्रेस यहाँ पे दे दिया। लिंक्ड स्टोरेज मतलब जो हमारे पास नोड है, नोड में हमने क्या किया, कुछ एक करेक्टर, 3 करेक्टर्स या 1 करेक्टर रखे यहाँ पे स्ट्रिंग के, जैसे सी प्रोग्राम, तो सी यहाँ पे रखा, पी कहाँ पे है या ब्लैंक स्पेस कहाँ पे है उसका एड्रेस यहाँ पे दे दिया, और वो कहीं दूर भी हो सकता है, तो ये लिंक्ड स्टोरेज होगी। जैसे अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है टू बी और नोट टू बी, तो कैसे स्टोर होगी, टी यहाँ स्टोर हो रहा है, ओ किसी अदर मेमोरी लोकेशन पे है, कोई ऐसा नहीं कि फिक्स है किसी के लिए जो लेंथ है, तो और फिर उसके बाद ओ किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस जहाँ पे स्टोर होगा, ये मेथड। या फिर अगर हम 4 करेक्टर्स पर नोड कर रहे हैं तो फिर कितने करेक्टर होंगे, 4, टी ओ दिस स्पेस एंड बी, 4 करेक्टर तो मेरे कहाँ पे आ गए, फर्स्ट नोड में। बाकी के करेक्टर कहाँ पे है, उसका एड्रेस यहाँ पे गिवन है, उस एड्रेस को फॉलो करके कंप्यूटर जो है वो बाकी के पार्ट्स को भी स्कैन या रीड करता है। अब आप देखो इस मेथड में वो सारे डिसएडवांटेज, जो स्पेस की लिमिटेशन थी, या मेरा डाटा अगर चेंज होता है तो फिर सारे करेक्टर मूव करने थे, तो वो सारी जो लिमिटेशंस है वो रिमूव हो जाती हैं। हाँ, इसके भी अपने डिसएडवांटेज हैं, जैसे इसमें डाटा को एक्सेस करने में नेचुरली ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा जो डाटा है, मेरे करेक्टर्स वो बिखरे हुए हैं, उन अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ेगा। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि अगर मुझे कहीं बीच की कोई पोजीशन का करेक्टर चाहिए, सपोज मेरे पूरे टेक्स्ट में से मिडल पोजीशन का करेक्टर, तो इस मेथड में हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो ये सब था कि हम स्ट्रिंग्स को किन किन मेथड से कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर देयर स्ट्रिंग ऑपरेशंस। स्ट्रिंग पे हम कौन कौन से, जैसे हमने पहले बात करी थी ना कि जब हम डाटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, डाटा कैसे ऑर्गेनाइज है, तो हम साथ साथ जो रिलेटेड ऑपरेशंस हैं उस पर फ्रीक्वेंटली परफॉर्म किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं उनको भी समझना ज़रूरी होता है। तो स्ट्रिंग डाटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन है, सबसे पहला क्या है, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग जैसे नाम से पता चल रहा है, पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रिंग। अगर मेरे पास एक टेक्स्ट डाटा है, एक स्ट्रिंग है, तो मुझे उसका क्या करना है, कोई पार्ट चाहिए, तो वो हो गई उसकी सब स्ट्रिंग। अब वो पार्ट निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, नेम ऑफ द स्ट्रिंग, जिस ओरिजिनल टेक्स्ट में से निकालना है, या वो खुद स्ट्रिंग, या तो वेरिएबल हो जिसमें वो स्ट्रिंग स्टोर है, या खुद स्ट्रिंग हो, एक तो वो चाहिए। एक मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए जहां से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर क्या चाहिए कि वो सब स्ट्रिंग जो निकालनी है वो कहाँ पे एंड होती है, या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो इसको हमने इंडिकेट किया, इसको हमने लिखा है सब स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू लिखा है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, s, k, l। s इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग, k वो पोजीशन है जहां से स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है, और l उसकी लेंथ है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू, सब स्ट्रिंग दिस इज अ कॉलेज, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। अब मुझे कौन सी सब स्ट्रिंग चाहिए, जो 11th पोजीशन से शुरू होती है और लेंथ कितनी है, 7। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 पोजीशन से शुरू करके जो सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट हुई वो क्या है,
कॉलेज। तो ये हो गया सब स्ट्रिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग। एक बड़ा फ्रीक्वेंट ऑपरेशन होता है फाइंड करना, एक पैटर्न हमें गिवन है, वो कौन सी लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, तो इसी ऑपरेशन को कहा जाता है इंडेक्सिंग। फाइंडिंग द पोजीशन वेयर अ स्ट्रिंग पैटर्न P फर्स्ट अपीयर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग टेक्स्ट T। और इसको कैसे लिखा जाता है? इंडेक्स फंक्शन हो गया ऑपरेशन का नाम। देखो जब भी हम किसी, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं ना, कोई ऑपरेशन होता है, एडिशन है, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? या तो किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे A+B, या फिर उसको एज फंक्शन एडिशन लिखेंगे, एडिशन, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? A, B उसके ऑपरेंड लिखते हैं। इसी तरीके से जो स्ट्रिंग के भी ऑपरेशंस हैं, या तो हम उनको किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फंक्शन से। तो ये हो गया इंडेक्स। और इंडेक्स को कितने ऑपरेंड चाहिए? 2। कौन कौन से? एक तो ओरिजिनल टेक्स्ट जिसमें हमें पोजीशन फाइंड करनी है, और एक वो पैटर्न जिसकी पोजीशन फाइंड करनी है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने T एक टेक्स्ट ले लिया। अगर मैं लिखती हूँ इंडेक्स T, हैज, तो इसका मतलब क्या है कि HAS ये पैटर्न T में कौन सी पोजीशन पे है? तो 13 नंबर इसका आंसर आ गया। अगर कोई पैटर्न इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, जैसे T, हैव, तो हैव नहीं है, कहीं भी मैच नहीं होता, तो इंडेक्स आ गया 0। दो और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। एक है जैसे T के अंदर मुझे पोजीशन फाइंड आउट करनी है VERY, तो VERY मुझे कहाँ मिल गया? सेकेंड पोजीशन पे, आंसर 2 आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें सर्च करती हूँ VER और मैंने क्या दिया है साथ में? स्पेस, एग्जैक्ट मैच होगा। तो ये नहीं कि भाई ये VER फिर से सेकंड पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि मैंने लिखा है VER, साथ में मुझे स्पेस भी चाहिए, तो ये मैच करेगा ना करेक्टर टू करेक्टर VER, तो ये तो मैच नहीं हुआ। कहाँ पे जाके मिला? VER स्पेस, ये मैच हुआ। तो ये पोजीशन यानी कि 22 इसका आंसर आ जाएगा। और भी दो ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग के ऊपर, वो हम देख रहे हैं। एक है कंकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2। कंकैटिनेशन मतलब ज्वाइन कर देना, जैसे ऐड कर देना। तो यानी अगर एक S1 स्ट्रिंग है तो उसके बाद मुझे क्या करना है? पहले S1 के कैरेक्टर्स चाहिए सारे के सारे, और उसके बाद पेस्ट किए हुए चाहिए S2 के कैरेक्टर्स। तो उसको हम किससे क्या नाम देते हैं? कंकैटिनेशन। तो रिजल्ट क्या आ गया? कैरेक्टर्स ऑफ S1 फॉलोड बाय S2। जैसे एग्जांपल, S1 मेरे पास स्ट्रिंग है राम, S2 है कुमार, मैंने लिखा S1, कंकैटिनेशन के लिए मैंने सिंबल यूज किया S1 कंकैटिनेशन S2, तो आंसर क्या आ गया? राम कुमार। अगर मुझे बीच में स्पेस चाहिए तो क्या करना होगा? S1 कंकैटिनेशन, एक ब्लैंक स्पेस, फिर एक और कंकैटिनेशन कुमार। तो अब ये सब ऐड हो गया, पहले S1 फिर स्पेस फिर कुमार, तो ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ये था कंकैटिनेशन ऑपरेशन। एक लास्ट ऑपरेशन जो स्ट्रिंग पे है वो है लेंथ। लेंथ की हमने पहले बात करी थी कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग में, उसको उसकी जो है लेंथ कहा जाता है। और इसको हम कैसे लिखते हैं? लेंथ या तो हम पूरी स्ट्रिंग यहीं पे दे सकते हैं, कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है। तो जैसे डाटा स्ट्रक्चर लिखा तो इसकी लेंथ आ गई 14, फिर हमने यहाँ पे लिखा है लेंथ 4, 5। ये एग्जाम्पल क्यों लिया गया है? ये बताने के लिए कि जनरली बच्चों को इंप्रेशन होता है कि टेक्स्ट डाटा मतलब भी सारे अल्फ़ाबेट्स ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हम टेक्स्ट डाटा की बात करते हैं तो उसमें करेक्टर सेट से कोई भी करेक्टर हो सकता है। अब करेक्टर सेट किसको बोलते हैं? सेट ऑफ अलाउड करेक्टर, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, नंबर्स भी आ गए 0 to 9, स्पेशल करेक्टर भी आ गए जैसे डॉलर हो गया, प्लस हो गया। तो ये भी एक स्ट्रिंग है, न्यूमेरिक डाटा नहीं है, क्योंकि कोड्स यहाँ पे लगे हुए। तो इसकी लेंथ कितनी है? 2। और ये कैसे स्ट्रिंग है? पहले बताया था एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, 0 लेंथ की स्ट्रिंग है। अब ये हमने बेसिक ऑपरेशन देखे, अब हम इससे आगे मूव करते हैं जिसको हम एक्चुअली वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं, जिससे हमने बात शुरू की थी। तो वर्ड प्रोसेसिंग जब कहा था तो उसमें फ्रीक्वेंटली ये ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। भी मेरे पास एक टेक्स्ट है, तो अब मुझे कहीं पे एक पैराग्राफ पूरा का पूरा नया डालना है 2 पैरा के बीच में, या एक लाइन है उसमें 2 कैरेक्टर के बीच में 3rd कैरेक्टर मुझे ऐड करना है। तो वो क्या हो गया? इंसर्ट करना, इंसर्टिंग अ स्ट्रिंग इन द मिड ऑफ द टेक्स्ट। डिलीट हो गया, कोई पैटर्न है, कोई स्ट्रिंग है, उसको मुझे वहाँ से रिमूव करना है। अब रिमूव करते हैं तो ये तो है नहीं कि हम वहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस रखते हैं। जब हमने वो रिमूव कर दी स्ट्रिंग, तो आगे के जितने कैरेक्टर्स हैं वो उसके स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं।
फिर एक है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मीन्स जैसे हम फाइंड एंड रिप्लेस ऑपरेशन करते हैं ना, तो रिप्लेस का मतलब है एक पैटर्न मैंने पहले ढूंढा, वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है या कहाँ पे है सबसे पहला टेक्स्ट के अंदर, फिर उस जैसे जहाँ पे भी मैंने दिस लिखा है वहाँ पे दैट हो जाए, तो दिस को फाइंड करेगा और दिस की जगह पे दैट इंसर्ट हो जाएगा। तो ये 3 ऑपरेशंस हम अब ये देखेंगे कि जो बेसिक ऑपरेशंस हमने किए उनके थ्रू इनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं इंसर्शन ऑपरेशन कैसे करना है। हमने ऑपरेशन को इंडिकेट किया नाम इंसर्ट से। इंसर्ट करने के लिए मुझे जो जो ऑपरेंड चाहिए, टेक्स्ट चाहिए जिसमें इंसर्ट करना है, टी के जिस पोजीशन पे करना है, एस जिस स्ट्रिंग को इंसर्ट करना है, वो मैंने लिखे। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया इंसर्ट, ये मेरी स्ट्रिंग है, टी है, इसमें मुझे 10th पोजीशन पे ऑफ इंसर्ट करना है, तो बड़ा ऑब्वियस है रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से 10th पोजीशन कैलकुलेट होगी, वहाँ पे जो है ऑफ इंसर्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये मेरी जो है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड जो क्या है मेरी फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया, जो हमने बेसिक ऑपरेशंस किए थे ना, पीछे 4 किए थे, उनकी टर्म्स में इसको कैसे कर सकते हैं। तो अगर मुझे इंसर्ट करनी है स्ट्रिंग, तो देखो यहाँ पे अगर इंसर्ट करना है, अगर मैं ये सब स्ट्रिंग सेपरेट कर लूँ पहले वाली, फिर क्या करूं, ये वाली सब स्ट्रिंग को भी सेपरेट कर दूं और सबको कनकैटिनेट कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, सब स्ट्रिंग निकाली है, टी की सब स्ट्रिंग 1 पोजीशन से शुरू करके कहां तक, k-1 तक, क्योंकि kth पे तो नहीं डालनी है। फिर कनकैटिनेट किया उसको किसके साथ, जो स्ट्रिंग मुझे ऐड करनी है, s, और लास्ट में क्या पार्ट जोड़ दिया, जो बची हुई स्ट्रिंग थी यहाँ वाली, वो मैंने उसकी वो जो सब स्ट्रिंग निकाल के उसको ऐड किया है। अब उसके लिए लिखना क्या पड़ेगा, सब स्ट्रिंग टी kth पोजीशन से स्टार्ट करके कितने करेक्टर्स जो हैं वो बचे हुए लेने हैं, लेंथ ऑफ टी माइनस के प्लस 1। तो इस तरीके से इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिलीशन। यहाँ पे इसका नाम हमने रखा डिलीट। डिलीट में टी जो है मेरा टेक्स्ट है, kth पोजीशन से l नंबर ऑफ करेक्टर्स को डिलीट करना है। अगेन एक एग्जांपल लिया, डिलीट ये टेक्स्ट, इसमें से 4th लोकेशन से 3 करेक्टर्स रिमूव करने हैं। तो 4th लोकेशन हो गई ये, 3 करेक्टर्स हो गए y, y, z रिमूव हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। अब अगर हम देखें इसको बेसिक ऑपरेशंस की टर्म्स में कैसे इंप्लीमेंट हुआ, स्ट्रिंग में से अगर कुछ डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, एक सब स्ट्रिंग हम जो है वो निकाल लेंगे 1 to k-1 की। देखो जिसको मुझे डिलीट करना था वो कैसे डिलीट होएगी, वो यहाँ से हमने रिमूव करना है, यानी एक सब स्ट्रिंग हम पहले की ले लेते हैं, एक उतनी लेंथ के बाद की ले लेते हैं, दोनों को कनकैटिनेट कर देंगे। तो सब स्ट्रिंग ली मैंने टी में 1st पोजीशन से k-1 तक की, और उसके बाद नेक्स्ट कहाँ से ले लेंगे, टी में k+l पोजीशन। k+l क्यों, k से तो डिलीट ही करने थे, कितने करने थे, l नंबर ऑफ करेक्टर, तो k+l से बाद की सब स्ट्रिंग उठानी है। k+l पोजीशन से शुरू करके कितने बचे हुए करेक्टर हैं, पूरे t की लेंथ, उसमें से जो है माइनस क्या हो जाएगा, k-l+1। तो ये हो गया डिलीशन ऑपरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्लेसमेंट को। अब रिप्लेसमेंट करनी है t, p, q। इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट t में p सब स्ट्रिंग को फाइंड करो, उसको रिमूव करो, डिलीट करो, और q को क्या कर दो, वहां पे ऐड कर दो। एग्जाम्पल हमने लिए, ये टेक्स्ट है, इसमें हमने x, y को जो है फाइंड करना है और उसको z से रिप्लेस करना है। तो x, y मुझे यहाँ पे मिला, इस x, y की जगह पे क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरीके से y, x की जगह पे z लेके आना है। तो क्योंकि इस स्ट्रिंग के अंदर yx कहीं है ही नहीं, तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी और रिजल्ट क्या आ जाएगा, यही की यही स्ट्रिंग आ जाएगी। अब इस रिप्लेस ऑपरेशन को कैसे इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले देखो हमने p को रिप्लेस करना है, तो पहले p की पोजीशन निकालनी पड़ेगी, कहाँ एग्जिस्ट करता है। पोजीशन निकालने के लिए क्या लिखा हमने, इंडेक्स। इंडेक्स t, p मतलब p की पोजीशन t के अंदर, वो हमारी निकल गई। फिर हमने लगाया डिलीट ऑपरेशन। डिलीट किसको करना है, t टेक्स्ट के अंदर k पोजीशन से शुरू करके और जितनी उसकी लेंथ है p की, उतने करेक्टर्स को डिलीट कर दो। फिर क्या करो, इंसर्ट कर दो। t टेक्स्ट के अंदर k पोजीशन पे स्टार्ट करके किसको इंसर्ट कर दो, q को इंसर्ट कर दो। तो ये रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि ये तो
जो है एक अकरेंस इसकी रिप्लेस हो गई। अगर मान लो मुझे जहां कहीं भी एक्स वाई एग्जिस्ट करता है वो सारे रिप्लेस करने हैं जेड से, तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं। इसके लिए हमने लिखा ये एल्गोरिदम, रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। इसमें क्या हो रहा है, एक टेक्स्ट है टी, पैटर्न पी और क्यू मेरे पास मेमोरी में है। ये एल्गोरिदम क्या करता है, ये हर P की अकरेंस जहां जहां भी P अकर करेगा उसको रिप्लेस कर देगा Q से। देखो सबसे पहले हमने स्टेप में क्या किया, K पोजीशन फाइंड आउट करी कि भाई P T में किस पोजीशन पे है। फिर हमने एक लूप लगाया, रिपीट वाइल K नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, K जब तक 0 नहीं हो जाता, 0 कब होगा, जब उसको टेक्स्ट में वो पैटर्न मिलेगा ही नहीं, और जब तक 0 नहीं होता तब तक क्या करते जाओ, जहां भी P मिले उसको रिप्लेस करो Q से। तो रिप्लेस कैसे करना है, सेट T इज इक्वल टू, हमने पीछे किया था रिप्लेस T P Q, रिप्लेस हो जाएगा। और उसके बाद क्या करो, सपोज मेरे टेक्स्ट में से P मैंने रिप्लेस कर दिया, Q डाल दिया। अब क्या करना है, मुझे नेक्स्ट अकरेंस फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट अकरेंस कैसे निकलेगी, इंडेक्स से। तो मैंने लिखा सेट K इज इक्वल टू इंडेक्स T कोमा P। जो रिजल्टेंट टेक्स्ट आया है रिप्लेस करने के बाद उसमें P की एक और लोकेशन जो भी है, चाहे वो 0 है या जो भी है, वो फाइंड आउट करो। यहाँ से फाइंड आउट होगी, ये मेरा यहाँ से फाइंड करके, क्योंकि मैं लूप में चल रही हूँ, ये वापस 2 स्टेप पे जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, K की वैल्यू जो है वो कंपेयर होगी 0 के साथ। अगर वो कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी फिर से लूप चलेगा, 0 होगी तो लूप से बाहर आके फाइनल रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा। एक हमने लिखी है अजम्पशन। अजम्पशन क्या है, लेंथ ऑफ Q इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ P। अब ये किस लिए है, इसके लिए हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, ये अजम्पशन की क्या सिग्निफिकेंस है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। बट एक ज़रूरी बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, आप जब डाटा स्ट्रक्चर का पेपर करोगे ना, तो आपको सारे पेपर में बहुत सारे एल्गोरिदम लिखने हैं, तो आपको इस नोटेशन से फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आप एल्गोरिदम लिखोगे ना, उसमें कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस यूज़ की जाती हैं। जैसे सबसे पहले 2 या 3 लाइनें डिस्क्रिप्शन की होंगी। डिस्क्रिप्शन क्या बताएगा कि ये एल्गोरिदम क्या करता है और इसमें हमने कौन कौन से वेरिएबल यूज़ किए हैं, उन वेरिएबल का पर्पस क्या है। देखो हमने यहाँ पे सब लिखा है, T क्या है, P क्या है, Q क्या है और ये एल्गोरिदम क्या करता है। फिर इस लाइन का क्या मतलब है कि T and Q आर इन मेमोरी, मतलब हम जानते हैं कि एल्गोरिदम में हमें रीड ऑपरेशन भी करना होता है। तो अभी क्योंकि हमें अपने मेन ऑपरेशन पे फोकस करना है, तो जो रीड करना है ना, डाटा को रीड करने का पार्ट है, उसको हम अभी फोकस नहीं कर रहे। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि डाटा मेरा पहले से रीड किया हुआ मेमोरी में है, तो मुझे वो रीड XY करने की ज़रूरत नहीं है, आर इन मेमोरी। उसके बाद अगर आप स्टेप्स भी देखो तो यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ है, स्टेप वाइज लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये क्या है, ये कमेंट है। कमेंट क्या होते हैं, जो एल्गोरिदम की रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी को बढ़ाते हैं, बट जिनका कोई लॉजिकल रोल नहीं होता। मतलब अगर ये लाइन नहीं भी एग्जिस्ट करेगी एल्गोरिदम मेरा तब भी ठीक है, पर ये क्यों लिखा जाता है, ताकि रीडर को समझ में आ जाए कि ये पर्टिकुलर लाइन क्या कर रही है। तो हमें कमेंट्स ज़रूर डालने चाहिए अपने एल्गोरिदम में, जैसे यहाँ पे भी डला हुआ है, यहाँ डला हुआ है। जो पर्पस है हर लाइन का वो बताने के लिए, और आप देखो इन्हीं की वजह से इस एल्गोरिदम को समझना काफ़ी इजी हो जाता है। तो यही जो स्टैंडर्ड नोटेशन है हम आगे एल्गोरिदम्स में फॉलो करेंगे, और आपको भी पेपर में लिखते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसकी आदत डालनी है। और ये कैसे डलेगी, जब हम एल्गोरिदम्स को लिख के प्रैक्टिस करेंगे। अब बस एक चीज़ समझनी रह गई कि ये मेरा एल्गोरिदम सही लिखा गया है या नहीं, हम कैसे वेरीफाई करते हैं। जब भी एल्गोरिदम लिखेंगे ना, उसका हम टेस्ट रन ज़रूर करेंगे, एक डाटा अज्यूम करके, भी T मान लो ये है, P ये है, Q ये है, तो ये कैसे वर्क करेगा, सही है कि नहीं। तो अब जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें हम दोनों चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसकी एग्जीक्यूशन पे भी और इस अजम्पशन की भी बात करेंगे। तो पहले हम एक एग्जाम्पल 1 लेते हैं। ये एल्गोरिदम वही है जो हमने पिछली स्लाइड में किया था। यहाँ पे क्यों रखा है सामने, क्योंकि हमने इसको एग्जीक्यूट करके देखना है ना टेस्ट डाटा पे, तो हमारे सामने होगा तो हम इजीली कर पाएंगे। टेस्ट डाटा क्या है मेरा, मान लो T ये है, P XY है, Q Z है। अब ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, देखो हमने स्टेप नंबर 1 में क्या कहा, K की वैल्यू फाइंड आउट करो। अच्छा एक बात और, ये इक्वल नहीं है, ये असाइनमेंट है।
तो हमने भी जो एल्गोरिदम लिखने हैं उसमें असाइनमेंट सिंबल यूज करना है। और असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो इस साइड पे वैल्यू है राइट साइड पे वो कैलकुलेट करो और उसको असाइन कर दो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में, दिस इज असाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि असाइनमेंट इंडेक्स टीपी यानी इंडेक्स कैलकुलेट करो और उसको के में असाइन कर दो। तो कंप्यूटर वैसा ही करेगा, तो क्या होगा, मेरा के में 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो चेक होगा के इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब आप देखो मेरा के कितना है 4, तो 4 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। जो लिखा है ये कंडीशन है ना, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ट्रू हो गई तो लूप के अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो क्या करेगा, रिप्लेस को एग्जीक्यूट करेगा। जहां पे ये पैटर्न था एक्स वाई, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। करने के बाद नेक्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा, सेट के इज इक्वल टू दिस। तो अब के की नई वैल्यू कैलकुलेट होगी। देखो मेरा टी अपडेट हो गया, इसमें नई वैल्यू क्या है, जो पी निकालना है, पी कहाँ पे है, तो पी मुझे कहाँ पे मिला, पैटर्न 7 नंबर पोजीशन पे, तो के कितना आ गया 7। अब 7 लेके यहाँ क्यों लिखा है राउंड 2, क्योंकि हम लूप में हैं, तो लूप में है तो नई वैल्यू कैलकुलेट करके फिर से कंडीशन चेक होगी। अब की बार जो है के मेरा 7 आया है, 7 नॉट इक्वल टू 0, अगेन ट्रू है कंडीशन, कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेप एग्जीक्यूट होगा, यानी टी में जहां एक्स वाई था वो जेड से रिप्लेस हो गया। रिप्लेस होने के बाद के की अगेन नई वैल्यू कैलकुलेट होगी जो कि है इंडेक्स टी कॉमा पी। अब की बार एक्स वाई पैटर्न क्योंकि इसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो के कितना हो गया 0। के की वैल्यू 0 लेके वापस जाएंगे यहाँ पे कंडीशन चेक करने के लिए। अब की बार क्या बना, 0 नॉट इक्वल टू 0, बट 0 तो इक्वल टू 0 होता है, तो दैट मीन्स कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आके क्या मिलेगा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 पे लिखा हुआ है राइट टी, तो आउटपुट आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर, जो भी लेटेस्ट वैल्यू है टी की वो डिस्प्ले होगी। तो इस तरीके से मेरा एल्गोरिदम जो है वो वर्क कर रहा है। तो आप लोग भी जब एल्गोरिदम करें तो टेस्ट डाटा के साथ उसको मैनुअल रन या मैनुअल एग्जीक्यूट करके देखें, इससे एल्गोरिदम की बेटर समझ भी आती है। और अगर कोई गलती रह जाती है तो वो इस तरीके से करने से हमें पता लग जाती है कि कहाँ मेरे से गलती हुई है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इस तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाया है। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, क्यू पैटर्न की जो लेंथ है जिससे रिप्लेस करना है वो पी से क्या है, ज्यादा है। जैसे टी मेरा टेक्स्ट है एक्स ए वाई, पी है मेरा ए और क्यू है ए बी। अब याद करो वही वाला एल्गोरिदम, उसमें जब ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन होगी लूप की, जब कंप्लीट होगी पूरी की पूरी, तो वहाँ पे क्या होगा, ए रिप्लेस हो जाएगा ए बी से, तो जो मेरा नया रिजल्ट है वो क्या बन जाएगा, एक्स ए बी वाई टी जो होगा। अब जब सेकेंड एग्जीक्यूशन हो जाएगी, सेकेंड टाइम लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ए इसको अगेन यहाँ पे मिल जाएगा इंडेक्स में वैल्यू, ए को किससे रिप्लेस कर देगा, ए बी से, तो इस ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए बी, एंड सो ऑन। अब आप ये बताओ ये लूप कब एंड होगा, लूप एंड ही नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर बार एक जो है इसको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रिप्लेस करता रहेगा, कभी जो है इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी ही नहीं। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पैटर्न जिससे हम रिप्लेस कर रहे हैं, एक तो इसकी लेंथ ज़्यादा है और हर बारी इसको यही करेक्टर जो है इसमें मिल जाता है। इसीलिए जो हमने एल्गोरिदम लिखा था वहाँ पे ये अजम्पशन थी कि ये एल्गोरिदम मेरा टर्मिनेट तभी होगा, प्रोग्राम मेरा तभी एंड होगा जब ये जो लेंथ है पी की वो लेस देन क्यू है। तो आज के जो लेक्चर है उसमें हमने स्ट्रिंग प्रोसेसिंग की बेसिक्स को जाना, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग क्या होता है, कौन कौन से ऑपरेशन है और कैसे उनको परफॉर्म करना है। तो जैसे मैंने बताया कि बड़े बेसिक लगते हैं ये ऑपरेशंस, लेकिन हमें ज़रूर उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी बुक आप रेफ़र करोगे उसमें एग्जाम्पल्स दिए होंगे, बुक के एंड पे एक्सरसाइजेज होंगी कि अगर ये सब स्ट्रिंग निकालनी है, इंडेक्स निकालना है, अगर रिप्लेस करना है तो उनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करना, तो तभी जो इसके और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस और एल्गोरिदम्स है उनको समझ पाओगे। तो बहुत अच्छे से लेक्चर को अटेंड करने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। तो स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ सी द क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट, और जो आज हमने लेक्चर किया स्ट्रिंग प्रोसेसिंग जो उस पे बेस्ड है। क्वेश्चन कौन कौन से हैं, डिफाइन द टर्म्स स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड नल स्ट्रिंग।
तो हमने इन टर्म्स की सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं लिखनी, एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ स्टोरिंग द स्ट्रिंग्स इन मेमोरी। मेमोरी में जो स्ट्रिंग्स हैं उनको कैसे कैसे स्टोर किया जाता है, ये 3 मेथड्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। अगर तो ये क्वेश्चन जो है हमारा फुल लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से आता है, जैसे सपोज 18 मार्क्स का फुल क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, इसमें फिर तीनों मेथड्स के डायग्राम भी बनाने हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखने हैं, कंपैरिजन भी करना है। और अगर ये पार्ट की तरह से भी आता है, पार्ट में भी आता है, तो भी हमने डायग्राम ज़रूर बनाने हैं इनके और इन मेथड्स को एक्सप्लेन करना है। देन थर्ड वन इज़ नेम द वेरियस स्ट्रिंग ऑपरेशंस। नाम लिखने हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस के एंड देन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग? What are the various operations included in word processing? तो इसमें हम इंसर्शन, डिलीशन, रिप्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। एंड फिफ्थ वन इज राइट द एल्गोरिदम टू रिप्लेस अ पैटर्न P बाय पैटर्न Q इन द टेक्स्ट T। तो जो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम किया था लेक्चर में, वो हमने इसमें लिखना है। थैंक यू।